Okay, now today we'll see one of the most important theory topics for exam purpose. एग्जाम पर्पस के लिए एक टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, यानी कि हम इंटरनेशनल मार्केट से वो कौन कौन से सोर्सेज है जिससे फंड्स रेज कर सकते हैं। आजकल इंडियन कंपनीज जो है वो सिर्फ लोकल मार्केट में फंड्स रेज नहीं करती है, वो फॉरेन से भी फंड्स रेज कर सकती है, यूएस से भी फंड्स रेज कर सकती है, जापान से, यूरोप से, चाइना से फंड्स रेज कर सकती है। 1991 में लिबरलाइजेशन के बाद इंडियन कंपनीज को बहुत फ्रीडम दिया गया, रूल्स को बहुत रिलैक्स्ड किए गए और अब इंडियन कंपनीज इंडिया के बाहर जाकर भी फंड्स रेज कर सकती है। तो पहला क्वेश्चन जो मेरे मन में आएगा कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रेजिंग फंड्स टू द इशूइंग कंपनी। जो इंडियन कंपनी है वो फॉरेन से फंड्स रेज करती है, तो इसमें उसको क्या बेनिफिट है। तो एक तो आपको पता ही है कि लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स कैन बी रेज्ड। बहुत बड़ा अमाउंट अगर आपको रेज करना है, ठीक है, 10-20 बिलियन डॉलर रेज करना है, तो इतना फंड्स आपको अगर रेज करना है, तो अगर आप इंडिया में रेज करने जाएंगे तो हो सकता है कि आप रेज ना कर पाए। उसके लिए बहुत समय लगेगा, बहुत फॉर्मेलिटीज लगेगी और हो सकता है आपको इतना फंड्स नहीं मिले। 20 बिलियन डॉलर अगर रेज करना हो तो कहाँ जाएंगे? तो हम जाएंगे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के पास। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के पास बहुत फंड्स हैं, वो अगर कंपनी अच्छी रही तो बड़ा बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकती है। जैसे आपने सुना होगा कि फेसबुक ने रिलायंस जियो में करीब 40,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर दिया। अभी 40,000 करोड़ रुपीस आप किसी भी इंडियन कंपनी के पास जाओ मांगने, तो क्या वो दे पाएगी? नहीं। इट ब्रॉडन्स द बेस ऑफ शेयर होल्डर्स एंड क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर्स। तो शेयर होल्डर्स का बेस बढ़ता है। अब आपके शेयर होल्डर सिर्फ डोमेस्टिक शेयर होल्डर ही नहीं है, इंटरनेशनल शेयर होल्डर्स हैं, एंड क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर्स भी बढ़ता है, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ये बहुत ही एजुकेटेड, वेल इन्फॉर्म्ड रहते हैं और काफ़ी अपना होमवर्क करने के बाद पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो रिलायंस में अगर फेसबुक ने, गूगल ने और भी बहुत सारी कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है, तो उन्होंने अपना पूरा ग्राउंड वर्क किया होगा, अपना होमवर्क किया होगा, पूरी एनालिसिस की होगी और उसके बाद डिसाइड किया होगा कि हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करने से फंड्स रेज करने का एक और भी फायदा है कि आपको हाईयर शेयर वैल्यू मिल सकता है। हाईयर शेयर वैल्यू, हाईयर का मतलब इंडिया में अगर आप रेज करेंगे तो एक अमाउंट मिलेगा और फॉरेन में रेज करेंगे तो उससे ज्यादा अमाउंट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, शेयर प्राइस उसकी इंडिया में सपोज 2000 रुपीज है, ओके, और वो यूएस में अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट इशू करती है, मान लो $32 में, और एक्सचेंज रेट आपको दिया हुआ है जिस दिन ये इशू कर रही है 75 रुपीज पर डॉलर है। तो जब $32 में इशू करेंगे और उसको रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको लगभग 2400 रुपये मिल रहे हैं। तो इसको बोलते हैं बेटर कंपैरेटिव शेयर वैल्यू। तो कई बार हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में अमाउंट ज़्यादा मिले, मुझे तो शेयर इशू करना ही है, जहां ज़्यादा पैसा मिले वहां इशू करेंगे, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी शेयर इशू कर सकते हैं और हाईयर रेट भी मिलता है। मेन रीजन जिसकी वजह से हम इंटरनेशनल मार्केट जाते हैं फंड्स रेज करने के लिए, वो है लो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स। अभी इंडिया में इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छी कंपनी भी रही तो करीब 7-8%, बहुत ही कम रहा तो 7-8% के रेट पे आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यूएस से फंड्स रेज करेंगे तो 1 से 2% में शायद मिल जाए। जापान से फंड्स रेज करेंगे तो शायद 0 से लेकर 0.2-0.4% में मिल जाए। तो बोलो 8% देना अच्छा है या 0.2% देना अच्छा है या 2% देना अच्छा है। इसलिए इंडियन कंपनी भर भर के फंड्स रेज करती है अब्रॉड से,
बिकॉज द कॉस्ट इज वेरी लो। ऑफ कोर्स एक्सचेंज रिस्क है, बाद में एक्सचेंज का रेट बढ़ जाने से जो बेनिफिट लो कॉस्ट ऑफ फंडिंग होता है वो नलीफाई हो जाता है। ये आपने इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम में पढ़ा है, बट फिर भी इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है। एंड इट इम्प्लाइज एक्सेप्टेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेस्टर्न इन्वेस्टर्स। अगर फॉरेनर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपकी कंपनी में फेसबुक जैसे इन्वेस्टर हैं, गूगल जैसे इन्वेस्टर हैं, एप्पल जैसे इन्वेस्टर हैं, वॉरेन बफे की कंपनी है बर्कशायर हाथवे, अगर वो इन्वेस्टर है, या इस तरह से जो और भी कुछ बड़ी बड़ी कंपनी हैं वो इन्वेस्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी कंपनी एक्सेप्टेबल है, ग्लोबली एक्सेप्टेबल है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। इनको पता है कि आपका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है, तभी तो इतना अमाउंट लगा रहे हैं। कोई 10,000 करोड़ लगा रहा है, कोई 20,000 करोड़ लगा रहा है, कोई 40,000 करोड़ लगा रहा है। क्यों क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी अच्छी है। तो फॉरेनर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने आप में एक प्रमाण है कि योर कंपनी इज एक्सेप्टेबल टू द सोफिस्टिकेटेड वेस्टर्न इन्वेस्टर एंड इट इनहांसेस द इमेज ऑफ द कंपनी एंड द प्रोडक्ट इंटरनेशनली। एक तरह से आपकी गुडविल भी बढ़ती है, आपका ब्रांड इमेज बढ़ता है, आपकी प्रोडक्ट की इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलती है। ओके, दूसरा सवाल मेरे मन में आता है कि अमेरिकन इन्वेस्टर या यूरोपियन इन्वेस्टर, और आजकल बहुत सारे ये अरब के इन्वेस्टर भी आप देखेंगे इंडिया में खूब पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि these issues are made by company with proven track record। तो जनरली इंटरनेशनल मार्केट में फंड्स रेज करने कौन जाएगा? जिस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जिसका पिछले कई सालों का प्रॉफिट का ट्रैक रिकॉर्ड है, हायर सेल्स का रिकॉर्ड है, हायर डिविडेंड का रिकॉर्ड है, ओके, जिन्होंने अपने सारे ड्यूज समय पे किए हैं, कस्टमर जहां पे खुश है, सप्लायर्स खुश है, ऐसी कंपनीज ही इंटरनेशनल मार्केट में फंड्स रेज करने की कोशिश करेगी। दूसरा बेनिफिट है कि दिस आर लिस्टेड ऑन द इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट। तो एडीआर, जीडीआर, ये जो फंड्स रेज करने के मैकेनिज्म है, ये लिस्टिंग रहती है इनकी यूएस के स्टॉक एक्सचेंज में, यूरोप के स्टॉक एक्सचेंज में। तो इन्वेस्टर को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो अपनी कंट्री में शेयर खरीद बेच सकता है, जिसको बोलते हैं डिपॉजिटरी रिसीट। Most of these instruments are denominated in US dollar, okay? तो US डॉलर में डिनोमिनेटेड होने की वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिस्क उनको कम है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कम है। इन्वेस्टर को अगला एडवांटेज है डिविडेंड इंटरेस्ट एंड कैपिटल गेन्स आर कैरिंग अ कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगेन ये कंट्री टू कंट्री वेरी हो सकता है, लेकिन ऐसा कई बार देखा गया है कि ये जो एडीआर जीडीआर में इन्वेस्ट करते हैं उस पे डिविडेंड और कैपिटल गेन पे कंसेशनल टैक्स रेट लगता है। एंड ये सब यूएस में लिस्टेड हैं, यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड है, इसलिए ये जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं बहुत लिक्विड होते हैं। लिक्विड मतलब आप इजीली उसको सेल कर सकते हैं और कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए भी इन्वेस्टर को इंटरेस्ट है कि मुझे अपना पैसा ब्लॉक नहीं करना पड़ेगा। whenever I will want I will enter, whenever I will want I will exit, there is a market, okay। अब एक रीजन जिसकी वजह से पॉपुलर है कि अगर आप एक अमेरिकन इन्वेस्टर हैं और आपको अमेरिका में ही इन्वेस्ट करना है, तो क्या आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी? नहीं। अगर आप अमेरिकन इन्वेस्टर है और इंडिया में आके इन्वेस्ट करते हैं तो फिर तो भैया फॉर्मेलिटीज की एक लंबी लिस्ट लग जाती, ओके। पूरे इंडिया के आपको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। आप एक अमेरिकन इन्वेस्टर है, अमेरिका में बैंक अकाउंट ओपन करना है, अमेरिका में डीमैट अकाउंट ओपन करना है, बस खेल चालू। यू कैन इन्वेस्ट इन दिस सिक्योरिटीज, सो देयरफॉर फॉर्मेलिटीज आर सिंपल एंड इट गिव्स यू एन एवेन्यू टू डाइवर्सिफाई योर फंड। तो इन्वेस्टर के पास, जिनके पास बहुत फंड्स होता है, वो भी ढूंढते रहते हैं कि कहाँ कहाँ में फंड्स में पैसा लगाना है, कहाँ हमारे फंड्स को लगाना है। तो because Indian companies, some of them are very good, it gives them an opportunity to diversify their funds, and many of these companies give higher returns also।
क्योंकि यूएस मार्केट में जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उसमें बहुत सारी कंपनीज के शेयर प्राइस एकदम पीक पर पहुंच गए हैं। अब उसमें वहां से और बहुत हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलने की उम्मीद कम है, लेकिन इंडिया में अभी भी शेयर मार्केट जो है काफी ग्रो कर रहा है, काफी और ग्रो करने की पोटेंशियल है। तो अगर यहां पर आप इन्वेस्ट करते हो तो यू कैन अर्न अ वेरी हाई रेट ऑफ रिटर्न, राइट। अब हम डायरेक्टली चलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स टू रेज इंटरनेशनल फाइनेंस। सम ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डेल्ट विद इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो डायरेक्टली आप पैराग्राफ नंबर 3 पे आना। और पहले मैं एक बात बता दूं आपको, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट आर द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। तो अगर ऐसा ओपन एंडेड क्वेश्चन आ गया वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस, तो फिर यहाँ पर एक बहुत लंबी लिस्ट है, जितना लिख सको लिख देंगे। या फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा कि स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको लिखना है, वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूजुअली आते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डेट इंस्ट्रूमेंट, व्हाट आर द डेट इंस्ट्रूमेंट। तो जब डेट इंस्ट्रूमेंट पूछेंगे तो आपको एडीआर जीडीआर नहीं लिखना है फिर, ठीक है। तो पहले जो मैंने यहाँ लिस्ट बनाई है पैराग्राफ 3 में, ये है डेट इंस्ट्रूमेंट्स। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, मुझे अच्छे से याद है, व्हाट आर द डेट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन रेजिंग फंड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। सो डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब आप जानते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जहां पर आपको इंटरेस्ट पे करना है, प्रिंसिपल रिपे करना है, एक्सेप्ट परपेचुअल बॉन्ड जिसमें प्रिंसिपल रिपेमेंट की डेट नहीं होती है। ओके, तो इस पेज पर आप देखेंगे 10 आइटम के नाम लिखे हुए हैं, यूरो बॉन्ड, फॉरेन बॉन्ड एटसेट्रा। तो पहले हम शुरुआत करते हैं यूरो बॉन्ड से। इसको आप कर लो टिक, क्योंकि सिर्फ यूरो बॉन्ड पे भी एक 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्या लिखना, यूरो बॉन्ड आर डेट इंस्ट्रूमेंट। जैसे बॉन्ड वर्ड दिखेगा आपको क्वेश्चन में, एक लाइन तो आप जरूर लिख कर आना, खाली हाथ मत लौट कर आना मेरे वीर जवान। डेट इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट denominated in a currency outside the country of that currency. For example, a sterling pound bond issued in Germany. A sterling pound bond issued in Germany. तो एक ब्रिटिश कंपनी है और एक कंट्री जर्मनी है। ब्रिटिश कंपनी जर्मनी से फंड्स रेज कर रही है, तो इन्होंने बॉन्ड इशू किया। बॉन्ड किस करेंसी में इशू किया है, पाउंड में। पाउंड यहां पे किसकी करेंसी है, करेंसी ऑफ बोरोवर, करेंसी ऑफ बोरोवर। तो इन शॉर्ट हम ये कहेंगे यूरो बॉन्ड्स आर इशूड इन द करेंसी ऑफ द बोरोवर। तो यहां पे एक्सचेंज रिस्क किसको होगा, एक्सचेंज रिस्क इज विद द लेंडर, exchange risk is with the lender, because जर्मनी की करेंसी क्या है, यूरो, ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड, तो एक्सचेंज रिस्क इज विथ लेंडर। तो दैट इज कॉल्ड यूरो बॉन्ड। एंड इसमें बॉन्ड के सारे फीचर्स होते हैं। दिस कैन बी इशूड एज फिक्स रेट बॉन्ड, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड और कन्वर्टिबल बॉन्ड। तो यूरो बॉन्ड के भी 3 टाइप हो सकते हैं, फिक्स रेट यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहेगा, floating rate, rate of interest will be linked with some benchmark rate, या फिर convertible instrument जो बाद में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। इसलिए आप पॉइंट नंबर 6 देखोगे तो पॉइंट नंबर 6 में आपकी बुक में नीचे एक यूरो कन्वर्टिबल बॉन्ड लिखा हुआ है। वो यूरो बॉन्ड जो इक्विटी शेयर में फ्यूचर में कन्वर्ट किए जाएंगे। आई विल कम टू दैट। नेक्स्ट है फॉरेन बॉन्ड। यूरो बॉन्ड का अपोजिट होता है फॉरेन बॉन्ड, डेट इंस्ट्रूमेंट डिनोमिनेटेड इन अ करेंसी which is foreign to the borrower and is sold in the country of that currency. For example, a British firm places US dollar bond in USA. अब इसी एग्जाम्पल को हम देखते हैं। एक ब्रिटेन की कंपनी है जिनकी होम करेंसी पाउंड है और उनको फंड्स रेज करना है यूएस में, होम करेंसी ऑफ यूएस से डॉलर। तो यहां फंड्स रेज किया जा रहा है डॉलर में, फंड्स आर रेज्ड इन डॉलर।
तो ये डॉलर में बॉन्ड डिनोमिनेटेड है और डॉलर किसकी करेंसी है? लेंडर की। सो द बॉन्ड इज इशूड इन द करेंसी ऑफ fill in the blanks dash. Bond is issued in the currency of lender. So who is exposed to the exchange risk? Borrower. Borrower is exposed to currency risk, क्योंकि जब उसको वापस करना पड़ेगा अमाउंट, उस समय रेट चेंज हो जाएगा। जब 5 साल बाद मुझे डॉलर वापस करना है, तब तक डॉलर का रेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इंडियन कंपनीज भी जो बॉन्ड्स इशू करती है, मोस्ट ऑफ देम आर फॉरेन बॉन्ड्स, बिकॉज वो जो लेंडर है उनकी करेंसी में इशू होता है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड भी इशू करना स्टार्ट कर दिया है, तो दैट विल बी कॉल्ड यूरो बॉन्ड। लेकिन अगर डॉलर में, पाउंड में, यूरो में, येन में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में अगर बॉन्ड हम इशू करते हैं, तो हमारे लिए, इंडियंस के लिए, वो फॉरेन बॉन्ड है। ठीक है, क्योंकि रूपी को बहुत सारी कंट्रीज में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। रूपी इज नॉट एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एंड हार्ड करेंसी, सो देयरफॉर हमें जो पैसा दे रहा है उसकी ही करेंसी में हमें फंड्स इशू करने पड़ते हैं, फंड्स रेज करने पड़ते हैं। नाउ नेक्स्ट आ गया फुल्ली हेज्ड बॉन्ड। जब हम कोई फॉरेन बॉन्ड इशू करते हैं तो हमारी 2 ऑब्लिगेशन रहती है, एक तो इंटरेस्ट पे करना, एक प्रिंसिपल पे करना। बॉन्ड हमने रेज किया 1 जनवरी 2022 को, और इंटरेस्ट तो हमें हर साल पे करना है, और प्रिंसिपल हमें 3rd ईयर के एंड में पे करना है, मान लो। तो क्या है कि रिस्क है, जब भी हमें पेमेंट करने की बारी आएगी तब तक एक्सचेंज रेट चेंज हो चुका होगा और हो सकता है हमें ज़्यादा रेट से पे करना पड़े। तो कंपनीज क्या कर सकती है, उनको पता है कि हमें ये इंटरेस्ट पे करना है, हमें ये प्रिंसिपल रीपे करना है, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेकर अपने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों को ही हेज कर लेंगे। इसको बोलेंगे फुल्ली हेज्ड बॉन्ड, ताकि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जो भी रेट रहे हमें चिंता नहीं है, हम प्री डिटरमाइंड रेट से ही रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करके पे करेंगे। तो सच बॉन्ड्स जहां पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों हेज्ड हैं, दैट इज कॉल्ड फुल्ली हेज्ड बॉन्ड। और एक होता है फ्लोटिंग रेट नोट्स। फ्लोटिंग रेट मतलब इंटरेस्ट रेट्स आर नॉट फिक्स्ड, इंटरेस्ट रेट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट्स। तो ये जो फ्लोटिंग रेट्स होते हैं, रेट नोट्स होते हैं, नोट्स यानी डेट इंस्ट्रूमेंट, दे विल बी लिंक्ड टू बेंचमार्क रेट्स। बेंचमार्क रेट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल इंटरेस्ट रेट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, और यूएस ट्रेजरी बिल रेट, ओके, उनके साथ उनको लिंक कर दिया जाता है। और जैसे जैसे ये फ्लक्चुएट होगा, इस बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट भी फ्लक्चुएट होगा। तो जैसे हमने इसको कर दिया लाइबोर प्लस 2%, तो अब क्या होगा, अगर लाइबोर 5 है तो आपको 7% इंटरेस्ट लगेगा। लाइबोर अगर घट के 4 हो गया तो आपको 6% लगेगा, और लाइबोर बढ़ के 6 हो गया तो आपको 8% इंटरेस्ट लगेगा। तो दिस आर कॉल्ड फ्लोटिंग रेट्स नोट्स। नेक्स्ट टिक करना यूरो कमर्शियल पेपर। ये क्वेश्चन अपने आप में एक 4 मार्क का पोटेंशियल क्वेश्चन है। कमर्शियल पेपर वर्ड आपने सुना था पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। दीज आर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। दीज आर शॉर्ट टर्म, यानी इसकी मैच्योरिटी क्या होती है, द मैच्योरिटी इज लेस देन बोलो 1 ईयर या 5 ईयर, इज लेस देन 1 ईयर। मैच्योरिटी इज लेस देन 1 ईयर, ओके। एंड इनको यूजुअली यूएस डॉलर में इशू किया जाता है। एंड इसका पर्पस क्या है, शॉर्ट टर्म फंड, टू मीट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट,
जब भी शॉर्ट टर्म फंड्स रेज करेंगे तो उसका मेन पर्पस रहेगा शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज करना। ओके, एंड इसकी एक और फीचर क्या होती है, दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट। जो आपने पढ़ा होगा अगर याद हो तो, कमर्शियल पेपर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू। अगर फेस वैल्यू $1,00,000 का है तो $95,000 में इशू होगा और मैच्योरिटी वाले दिन $1,00,000 दिया जाएगा। तो जो डिफरेंस $5,000 है ये एक तरह से इंटरेस्ट ही है, अलग से इंटरेस्ट नहीं पे करते हैं। दैट इज कॉल्ड यूरो कमर्शियल पेपर। अगला इंस्ट्रूमेंट जो काफी पॉपुलर एग्जाम में, इसको हम लिखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप में क्वेश्चन आते रहता है, यूरो कन्वर्टिबल बॉन्ड। फर्स्ट पॉइंट में आपने यूरो बॉन्ड देखा, अभी हम देख रहे हैं यूरो कन्वर्टिबल बॉन्ड। ओके, तो यूरो बॉन्ड तो है ही, इसके अलावा इसमें ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर है। तो दिस बॉन्ड विल अलाउ द इन्वेस्टर टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर, ओके, आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड। तो ये बॉन्ड पॉपुलर क्यों है? बिकॉज अगर इक्विटी शेयर का प्राइस बढ़ गया तो उसको बहुत फायदा होगा, और अगर प्राइस घट गया तो ही कैन आस्क फॉर द फेस वैल्यू। अगर प्राइस बढ़ गया, फेस वैल्यू से प्राइस बढ़ गया, मान लो $100 फेस वैल्यू है और इक्विटी की वैल्यू वो $150 हो गई कन्वर्जन के दिन, तो वो कन्वर्ट करेगा, फायदा हुआ। और अगर उसकी मार्केट रेट घट गई, $100 का फेस वैल्यू 70 हो गया, तो वो बोलेगा कि मुझे आप कैश दे दो। इसलिए ये बॉन्ड्स पॉपुलर हैं। एक तरह से एक इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए कन्वर्जन का एक लालच दिया जाता है कि आपको ये बॉन्ड के बदले हम शेयर भी इशू कर सकते हैं। दिस बॉन्ड्स कैरी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। और भी खासियत है, कुछ कुछ कंपनी क्या करती है, यूरो कन्वर्टिबल बॉन्ड विथ कॉल ऑप्शन इशू करती है। यूरो कन्वर्टिबल बॉन्ड विथ कॉल ऑप्शन का मतलब है द कंपनी हैज द ऑप्शन टू कॉल बैक द बॉन्ड बिफोर द मैच्योरिटी। और कुछ कुछ कंपनी यूरो कन्वर्टिबल बॉन्ड विथ पुट ऑप्शन इशू करती है। इसका मतलब है द कंपनी हैज द ऑप्शन टू रिडीम द बॉन्ड, सॉरी द इन्वेस्टर हैज द ऑप्शन टू रिडीम द बॉन्ड बिफोर द मैच्योरिटी। कॉलेबल बॉन्ड और पुटेबल बॉन्ड आपने पहले ही पढ़ा है। तो कॉल ऑप्शन में कंपनी के पास ऑप्शन है कि कंपनी रिडीम कर सकती है मैच्योरिटी के पहले। पुट ऑप्शन में इन्वेस्टर के पास ऑप्शन है कि ही कैन रिडीम बिफोर मैच्योरिटी। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ यूरो कन्वर्टिबल बॉन्ड। सिर्फ एक लाइन मैंने और ऐड की है अभी, विच इंडियन कंपनीज हैव इशूड यूरो कन्वर्टिबल बॉन्ड। तो सम ऑफ द पॉपुलर इंडियन कंपनीज विच हैव इशूड दिस यूरो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स आर, जिनको लिखना है लिखो, हो सके तो एग्जाम में कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दे देना, गूगल में सर्च करके आपको सारी इंफॉर्मेशन ये सब मिल जाएगी। तो अपने से एक नोट तैयार करना है। मैंने कोशिश तो की है कि आपकी बुक में नोट्स के फॉर्म में दे दिया जाए, लेकिन आप हो सके तो खुद से एक नोट्स बनाना, 5-7 पॉइंट लिख के रखना हर एक इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। तो इंडियन कंपनीज विच हैव इशूड यूरो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स आर जिंदाल स्ट्रिप्स, रिलायंस, एसआर गुजरात, स्टरलाइट एटसेट्रा। और आज होमवर्क रहेगा कि आप इसी तरह बाकी इंस्ट्रूमेंट को भी किस किस कंपनी ने इशू किया है, वैसे 4-5 नाम अपने से लिख के रखेंगे, ठीक है। इतना काम करोगे मेरा। पॉइंट नंबर 7, यूरो बॉन्ड्स विद इक्विटी वारंट। तो यहां पर क्या करेंगे, एक यूरो बॉन्ड इशू करेंगे, यूरो बॉन्ड, और उसमें एक इक्विटी वारंट अटैच कर देंगे। आपने बॉन्ड चैप्टर में देखा है कि कई बार बॉन्ड के साथ वारंट्स भी इशू किया जाता है, ताकि इन्वेस्टर अगर चाहे तो वारंट के बदले इक्विटी शेयर खरीद सकता है। सो दिस मेक्स द इंस्ट्रूमेंट अट्रैक्टिव। एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे वो इक्विटी शेयर खरीद सकता है अगर चाहे तो, ओके। सो दिस मेक्स द इंस्ट्रूमेंट अट्रैक्टिव। दिस बॉन्ड्स कैरी अ कूपन रेट। इसमें कूपन मिलेगा क्योंकि बॉन्ड भी तो है ना, तो बॉन्ड वाले पोर्शन पे कंपनी इंटरेस्ट देगी इन्वेस्टर को,
मेन चीज क्या, उसको एक वारंट भी दिया था, वारंट डिटैचेबल है, यानी इसको वारंट को आप अलग से ट्रेड कर सकते हैं। प्योर बॉन्ड्स आर ट्रेडेड एट अ डिस्काउंट। फिक्स्ड इनकम फंड मैनेजमेंट में लाइक टू इन्वेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलर इनकम। तो इस बॉन्ड में एक रेगुलर इनकम भी मिल रहा है, जैसे मैंने कहा कूपन मिल रहा है, तो कूपन के हिसाब से आप कूपन को लेने के लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट टिक करना, यूरो कन्वर्टिबल जीरो बॉन्ड। यूरो कन्वर्टिबल जीरो बॉन्ड, तो नाम में कई सारे गुण छुपे हुए हैं। एग्जाम में स्टूडेंट क्या करेगा, लिखेगा दीज आर डेट इंस्ट्रूमेंट, दे डू नॉट पे इंटरेस्ट। जीरो का मतलब कूपन नहीं मिलेगा। दीज आर कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी शेयर। ओके, तो अपने आप ही 3 लाइन तो बन गई आपकी। दिस बॉन्ड्स आर स्ट्रक्चर्ड एज अ कन्वर्टिबल बॉन्ड, नो इंटरेस्ट इज पेबल। तो फिर इन्वेस्टर इन्वेस्ट क्यों करेगा? जब ये कंपनी इंटरेस्ट ही नहीं दे रही है तो आप क्यों इन्वेस्ट करेंगे? क्योंकि आपको बदले में मिलेगा शेयर एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। तो इमेजिन करो कि अगर आपको 100 रुपए में शेयर मिल रहा है या $100 में, और 3 साल के बाद मार्केट वैल्यू $200 हो गई, तो आपको जो शेयर मिलेगा वो तो 100 के हिसाब से ही मिलेगा, एंड यू विल गेट लॉट ऑफ कैपिटल गेन। इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट पॉपुलर है। यूजुअली देयर इज अ 5 year मैच्योरिटी पीरियड एंड दे आर ट्रीटेड एज डेफर्ड इक्विटी इशू। इसको डेफर्ड इक्विटी इशू भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी अभी इक्विटी शेयर इशू नहीं कर रही, अभी वो बॉन्ड के रूप में दिखेगा हमारी बैलेंस शीट में, लेकिन 5 साल के बाद जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तब हमारी बैलेंस शीट में इक्विटी के रूप में दिखेगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं डेफर्ड इक्विटी इशू। नेक्स्ट इज सिंडिकेटेड बैंक लोन। पहले मैं बता दूं सिंडिकेटेड बैंक लोन क्या होता है। जैसे ये कंपनी है, ठीक है, से टाटा मोटर्स, इनको $10 बिलियन रेस करना है। दे वांट टू रेस $10 बिलियन, काफी बड़ा अमाउंट है, क्योंकि उनको यूरोप में कुछ कंपनीज अक्वायर करनी है। यूरोप में कंपनीज अक्वायर करने के लिए इनको $10 बिलियन फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या होगा, ये बहुत सारे बैंक के साथ मिलकर नेगोशिएट करेगी। ये जो बैंक है, मान लो ये एक बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, ये हो गया चेस मैनहट्टन बैंक, ये ग्रीनलैंड बैंक, ये बार्कलेज बैंक, ऐसा ही कुछ नाम है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो ये सारी बैंक मिलकर इनको फंड्स देगी $10 बिलियन, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सिंडिकेटेड बैंक लोन। सिंडिकेट का मतलब ये होता है एक से ज्यादा लोग जब मिलकर साथ आकर कुछ काम करेंगे, तो दैट इज सिंडिकेटेड बैंक लोन। और ये यूज होता है जब कोई बहुत बड़ा फंडिंग करने की रिक्वायरमेंट आती है इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि कोई भी एक बैंक इतना बड़ा खुद का एक्सपोजर लेगी नहीं। $10 बिलियन आप लोन देंगे किसी एक कंपनी को, और वो कंपनी डूब गई तो उसके साथ साथ आप भी डूबे, तो हो जाएंगे दुबे जी, ठीक है। नाउ सो नेक्स्ट आपको एग्जाम में पहले लिखना, 2 or more बैंक्स फाइनेंस अ बिगर प्रोजेक्ट, a bigger amount. One of the earlier ways of raising funds in the form of large loan, okay, large loans के लिए यूज होता है, from banks with good credit rating, can be arranged in reasonably short time and with few formalities. तो जब कोई बड़ा एक्विजिशन करना पड़ता है किसी इंडियन कंपनीज को, जैसे मैंने एग्जांपल दिया टाटा मोटर्स ने जैगुआर, लैंड रोवर, ऐसी बड़ी कंपनीज को अक्वायर करना था, बड़ा फंड चाहिए था, तो कम समय में और कम फॉर्मेलिटीज में ये एक तरीका है सिंडिकेटेड बैंक लोन का। इसकी मैच्योरिटी 5 to 10 ईयर हो सकती है। द इंटरेस्ट रेट इज जनरली सेट विथ रेफरेंस टू एन इंडेक्स। इंटरेस्ट रेट यूजुअली कोई भी इंटरनेशनल बेंचमार्क रेट के बेसिस पे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल लाइबोर प्लस अ स्प्रेड। जैसे हमने कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते समय देखा, लाइबोर प्लस सम परसेंट दिया रहता है, लाइबोर प्लस सपोज 5%,
ये 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन क्रेडिट रेटिंग ऑफ द बोरोवर, कि सामने जो बोरोवर है उसका क्रेडिट रेटिंग क्या है, क्या रिस्क है। अगर रिस्क कम है तो 0.5% और रिस्क ज्यादा है तो +5% भी हो सकता है। Some covenants are laid down by the lending institutions like maintenance of key financial ratios. Covenants का मतलब terms and condition। तो ऑफ कोर्स अगर कोई भी आपको इतना बड़ा अमाउंट देगा तो आपके ऊपर कुछ तो टर्म्स एंड कंडीशन लगाएगा। तो टर्म्स एंड कंडीशंस कैन बी मेनी, लाइक फॉर एग्जांपल दे विल हैव टू मेंटेन सर्टेन की फाइनेंशियल रेशियोज। फॉर एग्जांपल ये आपका डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, करंट रेशियो 2:1 से कम नहीं होना चाहिए, इस टाइप से। रिटर्न ऑन इक्विटी में भी 15% होना चाहिए। सो इस तरह से आपके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन लगा सकते हैं। सिंडिकेटेड बैंक लोन एग्जाम में थोड़ा कम आता है। इन पूरे 10 आइटम में से अगर आप मुझे पूछेंगे सबसे ज्यादा कौन आता है, तो उसका जवाब है पॉइंट नंबर 10, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, FCCB। कई बार एग्जाम में सिर्फ लिखा रहता है राइट अ नोट ऑन FCCB, मतलब फुल फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। और बहुत सारी इंडियन कंपनीज ने ये बॉन्ड इशू किए हैं। आज एक होमवर्क करना आप लोग कि किस इंडियन कंपनी ने, कौन कौन सी इंडियन कंपनी ने फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड इशू करके फंड्स रेज किया है। तो एग्जाम में आप नोट कैसे लिखोगे, एक तो आप नाम में ही देखो 3-4 गुण छुपे हुए हैं। फॉरेन बॉन्ड है मतलब फंड्स विल बी रेज्ड इन फॉरेन करेंसी। बॉन्ड है मतलब दिस इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट। कन्वर्टिबल है मतलब इन्वेस्टर को एक ऑप्शन दिया जाता है कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड ही कैन कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ द इशूइंग कंपनी। ओके, so these are subscribed by the foreigners non-resident in a foreign currency and convertible into equity shares। तो मेन पर्पस कंपनीज का क्या होता है, टू रेज फंड्स इन फॉरेन करेंसी, because companies need foreign currency for many purpose, like they want to buy some capital goods, they want to buy raw material, they want to buy component, they want to start a subsidiary or a joint venture in a foreign country, so for that they need foreign currency funding, and they are issued in the form of a debt instrument but convertible into equity share at a later date. FCCBs are unsecured, okay, and they carry fixed rate of interest. Investor have the option to convert into fixed number of equity share of the issuer company. Why companies in India have used FCCB route for raising fund? Because interest rates are very low. Interest rates are very low, 1%, 2%, okay, 0.5%। इतना कम रेट में इंटरेस्ट मिलेगा तो कौन नहीं जाएगा यहाँ पे फंड्स रेस करने के लिए। एंड दिस FCCBs आर डिनोमिनेटेड इन फ्रीली कन्वर्टिबल फॉरेन करेंसी, यानी कि दे आर यूजुअली डिनोमिनेटेड इन डॉलर, यूरो, पाउंड, येन। तो आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी करेंसीज में। एंड जो कंपनी जो होती है वो इसको काफी फेवर भी करती है FCCBs। द रीजन इज कि लोकल मार्केट में आप फंड्स रेस करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट, जितना अमाउंट चाहिए वो नहीं मिलेगा। दूसरा, जितनी मैच्योरिटी के लिए चाहिए उतना नहीं मिलेगा। तीसरा, बहुत हाई रेट पे मिलेगा। जितना अमाउंट चाहिए वो नहीं मिलेगा, जिस मैच्योरिटी के लिए चाहिए उतनी मैच्योरिटी के लिए नहीं मिलेगा, और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। FCCB में 3 फायदे हैं। एक तो बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है, मैच्योरिटी पीरियड भी आप लार्ज रख सकते हो, और तीसरी बात, इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है। दैट इज वाई FCCBs आर वेरी पॉपुलर। और जब एग्जाम में नोट लिखना ही है FCCB पे, तो एक काम करना, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी लिख देना। एडवांटेज ऑफ FCCB, फ्लेक्सिबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू बॉन्ड इनटू इक्विटी एट अ प्राइस और रिडीम द बॉन्ड एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। तो इन्वेस्टर को ऑप्शन है, यानी उसको कंपल्सन नहीं है कि वो आपको इक्विटी लेना ही है। कल को इक्विटी का भाव घट गया तो क्या फायदा। तो इक्विटी का अगर भाव बढ़ गया तो वो कन्वर्ट करेगा, अगर भाव घट गया तो फेस वैल्यू मांगेगा।
तो एक एडवांटेज है इन्वेस्टर को कि अगर इक्विटी का भाव बढ़ गया तो इक्विटी ले लेना, अगर इक्विटी का भाव घट गया तो कैश ले लेना। कंपनीज के लिए अच्छा है, कंपनी को तुरंत इक्विटी शेयर इशू नहीं करना पड़ता, तो इट इज अ डेफरमेंट ऑफ इक्विटी इशू। ओके, डेफरमेंट यानी कि मान लो 5 साल का एफसीसी भी है तो 5 साल तक तो कंपनी इसको एज अ बॉन्ड ट्रीट करेगी, 5 साल तक तो ये बॉन्ड होल्डर रहेंगे, ये एज अ लेंडर रहेंगे, एज एन इक्विटी ओनर नहीं रहेंगे, तो उनको कुछ वोटिंग राइट्स नहीं रहेगा। 5 साल के बाद कन्वर्ट होगा, तो इस तरह से ये अपना इक्विटी इशू को डेफर करते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है कि इन्वेस्टर इज अश्योर्ड ऑफ अ मिनिमम फिक्स्ड इंटरेस्ट अर्निंग। इन्वेस्टर के लिए अच्छा है, एक कम से कम फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलता रहेगा उसको। एंड फोर्थ इज एफसीसीबीज को सेल करना, एफसीसीबीज को इन्वेस्टर्स को सेल करना इजी है। आप इन्वेस्टर के पास जाओ, उसको बोलो देखो हम तुम्हें ये इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं, 5 साल के बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा, हमारी कंपनी 5 साल में बहुत बड़ी नामी गिरामी कंपनी हो जाएगी, हमारा शेयर प्राइस 5 गुना हो जाएगा। इन्वेस्टर सोचेगा वाह, 5 साल के बाद मेरा पैसा 5 टाइम्स हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तुम कैश ले लेना। सो दिस वे इट बिकम्स इजी टू मार्केट द एफसीसीबीज अमंग द इन्वेस्टर्स। लेकिन एफसीसीबीज के कुछ डिमेरिट भी है। कंपनीज कैन नॉट प्लान देयर कैपिटल स्ट्रक्चर, उसी पेज में कहीं पे लिखा हुआ है कंपनीज कैन नॉट प्लान देयर कैपिटल स्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि अगर आपने एफसीसीबी इशू किया है और एफसीसीबी इन्वेस्टर को 2 ऑप्शन देता है, या तो कैश ले लो या इक्विटी ले लो, तो आपको एंड तक नहीं रह पता चलेगा जब तक मैच्योरिटी ना आ जाए कि हमें कितने इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे और कितना कैश देना पड़ेगा। तो आई डोंट नो ऑन मैच्योरिटी व्हाट विल बी माय कैपिटल स्ट्रक्चर। हो सकता है सब कैश मांग ले तो इक्विटी नहीं होगा, लेकिन कैश देने के लिए फिर से आपको बोरो करना पड़ेगा। हो सकता है सारे लोग इक्विटी मांग ले तो आपका डाइल्यूशन बहुत हो जाएगा। इट इज नॉट अश्योर्ड ऑफ कन्वर्जन ऑफ एफसीसीबी, क्योंकि ऑप्शन किसके पास है? इन्वेस्टर के पास। तो इन्वेस्टर जब तक नहीं बताएगा कि उसको कैश चाहिए या इक्विटी, तब तक कंपनी को नहीं पता कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारा कैश आउटफ्लो कितना होगा, उसके लिए कितना फंड्स हमें बचा कर रखना चाहिए। सो कंपनीज कैन नॉट मेक प्रोजेक्शन अबाउट कैश फ्लो ऑन मैच्योरिटी, बिकॉज कौन कैश मांगेगा कौन इक्विटी मांगेगा ये हमें लास्ट तक नहीं पता रहता। एफसीसीबीज आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने फंड्स रेज किया फॉरेन करेंसी में। बहुत सारी इंडियन कंपनी को ये प्रॉब्लम भी हुआ है, जब उन्होंने फंड्स रेज किया था उस समय रेट था 50 रुपीज पर डॉलर, फिर 5 इयर्स के बाद फंड्स रिडीम करने की वापस बारी आई, इन्वेस्टर ने कहा कि हमें कैश दे दो, तब तक रेट ऑफ एक्सचेंज 68 रुपीज पर डॉलर हो गया था। तो कुछ कुछ कंपनी बहुत भारी नुकसान में रही, लो इंटरेस्ट का बेनिफिट पूरा नलीफाई हो गया बिकॉज एक्सचेंज रेट काफी बढ़ गया। देन एफसीसीबीज रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ एक्सटर्नल डेट। एक और डिसएडवांटेज क्या है कि हमारी कंट्री का टोटल डेट बढ़ जाता है, इससे कंट्री और कंपनी दोनों की रेटिंग खराब होती है। ओके, जब कोई कंपनी बहुत ज्यादा डेट में डूबी हुई हो तो जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग कंपनी है उसकी रेटिंग जो है वो डाउनग्रेड कर देती है। दैट रिक्वायर्स फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो फ्रॉम द कंट्री इफ कन्वर्जन ऑप्शन इज नॉट एक्सरसाइज्ड बाय द इन्वेस्टर। एज अ कंपनी एंड एज अ कंट्री दोनों केस में हमारे ऊपर काफी बड़ा बर्डन हो जाता है डेट रिपेमेंट का। इफ द इन्वेस्टर डोंट वांट इक्विटी then we'll have to pay a huge amount in the form of cash outflow। और एक क्वेश्चन टिक करना, पॉइंट नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 और 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी सब ओनली इंपॉर्टेंट। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग ईसीबी, ईसीबी हमारे
चैप्टर में दो इंस्ट्रूमेंट का शॉर्ट फॉर्म है, एक तो यूरो कन्वर्टिबल बॉन्ड, लेकिन वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है। ज्यादा पॉपुलर शॉर्ट फॉर्म है ईसीबी। तो अगर वो ईसीबी एग्जाम में पूछ रहे हैं तो आपको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग ये नोट लिखना है, और इससे आप समझ सकते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग यानी वी आर रेजिंग द फंड्स फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, ओके, एंड इट कैन कम इन डिफरेंट फॉर्म्स, यानी यहाँ पे कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है, इट कैन कम इन डिफरेंट फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल इट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ कमर्शियल बैंक लोन, तो आप फॉरेन की बैंक से भी फंड्स रेज कर सकते हैं, जैसे कुछ इंडियन कंपनीज ने बैंक ऑफ चाइना से फंड्स रेज किया है, बैंक ऑफ जापान से फंड्स रेज किया है। तो कमर्शियल लोन, बायर्स क्रेडिट यानी जो हमारे कस्टमर हैं उनसे हम एडवांस ले लेते हैं। सप्लायर क्रेडिट, कई बार सप्लायर हमें उधार दे देता है कि ठीक है तुम 3 साल में पेमेंट करना। देन सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट सच एज फ्लोटिंग रेट नोट्स एंड फिक्स रेट बॉन्ड्स, हम सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकते हैं, यानी कि हम अगेंस्ट आवर रिसीवेबल वी कैन इशू बॉन्ड्स विच कैन हैव अ फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट। उसके अलावा यू कैन टेक क्रेडिट फ्रॉम ऑफिशियल एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज एंड कमर्शियल बोरिंग फ्रॉम मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IFCI, ADB। तो ये सब कुछ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको फंड्स देते हैं, जैसे IFCI। ये IFCI क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ओके। और ADB तो मुझे पता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये एशिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको फंडिंग करती है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है, तो इनसे भी आप फंड्स रेज कर सकते हैं। ECBs have been a popular source of financing for most of the capital goods export। तो कैपिटल गुड्स के लिए बहुत फेमस पॉपुलर सोर्स है। दे आर गेनिंग इंपॉर्टेंस ड्यू टू लिबरलाइजेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन। ये सब जनरल नोट आप लिख सकते हैं कि विथ लिबरलाइजेशन इंडियन कंपनीज आर अलाउड टू रेज फंड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया थ्रू मल्टीपल चैनल्स। ECBs are subject to overall ceilings and sub ceilings fixed by the government from time to time। तो कई बार गवर्नमेंट लिमिट भी लगा देती है कि आप कितना मैक्सिमम फंड्स रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट ECB। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, GDR। पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ेंगे, और एग्जाम में आपको जो मैंने यहां लिख कर दिया है उतना आप लिख देना, बिकॉज ये भी क्वेश्चन आता है। व्हाट इज GDR, ADR? GDR और ADR आर डिपॉजिटरी रिसीट issued by Indian companies outside India and they represent shares of Indian company। रेशियो 1:1 भी हो सकता है या रेशियो अलग भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1 ADR और GDR में रिप्रेजेंट 2 शेयर, और 2 GDR में भी इक्वल टू 1 शेयर ऑल्सो, राइट। तो ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, यानी कंपनी की बैलेंस शीट में ये इन इक्विटी सेक्शन दिखेगा। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में पहला पार्ट हम लिखते हैं ना इक्विटी, बाद में लिखते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। तो ये इक्विटी का पार्ट है। अब कोई भी कंपनी जिसने ADR GDR इशू किया उसकी बैलेंस शीट लेना इंटरनेट से, तो आपको वहां पे इक्विटी में वो उसका डिस्क्रिप्शन दिखेगा कि हमने इतने GDR या इतने ADR इशू किए हैं। तो इक्विटी के जो फीचर्स होते हैं वो यहां पर एप्लीकेबल है। अब एक सपोज एक कंपनी ले लेते हैं इन्फोसिस। इनको फंड्स रेज करना है अमेरिका में, तो आप भी ये डायग्राम साथ साथ बना लीजिए, समझने में इजी रहेगा। तो यूएस में एक डिपॉजिटरी के साथ ये एग्रीमेंट करेगी, यूएस में एक डिपॉजिटरी के साथ ये एग्रीमेंट करेगी। डिपॉजिटरी कौन होती है? डिपॉजिटरी इज अ लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
लार्ज फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, जैसे इंडिया में NSDL है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, CSDL, सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, तो वैसे ही फॉरेन कंट्री में भी डिपॉजिटरी होती है। तो इन्फोसिस उनके साथ एग्रीमेंट करेगी, राइट, कि आप डिपॉजिटरी रिसीट इशू करेंगे। फिर एक एंटिटी है जिसका नाम है कस्टोडियन। कस्टोडियन कौन होती है? ये होती है एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। कस्टोडियन इज द एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। अब इन्फोसिस क्या करेगी? इनको शेयर्स इशू करेगी। कस्टोडियन क्या करेगा? शेयर मिलने के बाद इन्फॉर्म करेगा, इन्फॉर्म्स। कस्टोडियन विल इन्फॉर्म डिपॉजिटरी कि हमें शेयर्स मिल गए हैं। और उसके बाद डिपॉजिटरी क्या करेगी? वो इन्वेस्टर्स को डिपॉजिटरी रिसीट इशू करेगी। डिपॉजिटरी रिसीट इज नथिंग बट शेयर्स, बट फॉरेन कंट्री में इसको बोल देंगे वो कि हम आपको डिपॉजिटरी रिसीट, क्योंकि डिपॉजिटरी इशू कर रही है, इंडिकेटिंग द शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी, और इन्वेस्टर उसको पैसा देगा, वो पैसा इन्फोसिस तक पहुंच जाएगा। So this way Infosys will be able to raise funds by issue of GDR और ADR. तो GDR जब हम, GDR is a generic term, depository receipt is a generic term. जब हम अमेरिका में इशू करते हैं तो यही डिपॉजिटरी रिसीट का नाम हो जाता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। यही डिपॉजिटरी रिसीट जब आप इंडिया में इशू करते हो, ओके, जैसे एक कंपनी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने इंडिया में आके फंड्स रेज किया, तो वो बन गया IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। अदरवाइज इन जनरल हम इनको बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। सो दिस इज हाउ दिस GDR सिस्टम वर्क। और कंपनी विल बी एबल टू रेज फंड्स इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। तो एक इंटरेस्ट पेमेंट करने का आपके ऊपर बर्डन नहीं है, प्रिंसिपल रीपेमेंट का बर्डन नहीं है। जब जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो GDR होल्डर्स को भी उनका डिविडेंड मिल जाएगा। जितना GDR उन्होंने परचेस कर रखा उतना इन्वेस्ट कर उनको डिविडेंड मिल जाएगा। GDR इन्वेस्टर को क्या फायदा है? ये इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? एक तो हमने स्टार्टिंग पैराग्राफ में देखा था, बेनिफिट टू द इन्वेस्टर, ही विल बी एबल टू एंजॉय अ हाई रेट ऑफ रिटर्न, ही हैज टू कंप्लाई विथ सिंपल फॉर्मेलिटीज, क्योंकि उसको इंडिया में आके ये सब काम ही नहीं करना है, वो अमेरिका में है। GDR विल बी इशूड इन अमेरिका एंड करेंसी विल बी अमेरिकन डॉलर, और वो अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करेगा। तो आपको तो बस जब चाहिए उसको आप बेचकर डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, डॉलर को GDR में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए काम बहुत इजी हो जाता है। इंडियन कंपनी को फायदा है कि फॉरेन करेंसी में फंड्स रेज कर रहे हैं, एक बड़ा अमाउंट रेज कर रहे हैं, और आप उसको अपने जो भी फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट थी, जैसे कैपिटल गुड्स खरीदना, रॉ मटेरियल खरीदना, ये सारी आप रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। एक और बेनिफिट होता है डिपॉजिटरी रिसीट के केस में कि डिपॉजिटरी होल्डर्स को, GDR होल्डर्स को, ADR होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं होते हैं। तो दैट इज अनदर बेनिफिट ऑफ इशूइंग द डिपॉजिटरी रिसीट्स इन द फॉर्म ऑफ GDR और ADR। तो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, आपकी बुक में नोट में भी सब लिखा हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको स्क्रीन पे पढ़ता हूँ, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी बुक में सब कुछ लिखा है, उतना ही आपको समझकर याद रखकर एग्जाम में प्रेजेंट करना है। सो इट इज अ नेगोशिएबल, GDR इज अ नेगोशिएबल सर्टिफिकेट डिनोमिनेटेड इन US dollar which represents a non-US company's publicly traded local currency equity. So GDR represent the shares of another company. Okay, GDRs are created when the local currency shares of the Indian company are delivered to the depository's local custodian bank, against which depository bank issues depository receipts in US dollar. तो Infosys custodian को शेयर इशू करेगी
कस्टोडियन इन्फॉर्म करेगा डिपॉजिटरी को, डिपॉजिटरी जो है वो डिपॉजिटरी रिसीट इशू करेगी इन्वेस्टर्स को। एंड देन ये क्या होता है, जीडीआर और एडीआर यूएस में लिस्टिंग कर देते हैं या फॉरेन कंट्रीज में लिस्टिंग कर देते हैं, so then they are freely traded in the overseas market like any other dollar denominated security, either on a foreign stock exchange or in the over the counter market of among qualified institutional buyers. तो GDR are either traded on the stock exchange या over the counter market में भी इसकी ट्रेडिंग होती है। Indian companies are able to tap global equity market, यानी सिर्फ आप इंडिया में ही फंड्स रेज नहीं कर सकते हैं, इंडिया के बाहर भी बड़ी मात्रा में फंड्स रेज कर सकते हैं। और एडीआर या जीडीआर का बेनिफिट क्या है कि ना तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट का यहाँ पे बर्डन है, ना प्रिंसिपल पेमेंट का बर्डन है। जब मर्जी होगी तब डिविडेंड देना, और जब डिविडेंड अनाउंस करेंगे तभी डिविडेंड पे करना है। तो एक क्वेश्चन जो आपसे कोई पूछ सकता है कि जीडीआर को इशू करने का हमारी इंडियन कंपनी के लिए क्या एडवांटेज है। तो पहला है, यू आर एबल टू रेज फंड्स फ्रॉम द फॉरेन कैपिटल मार्केट। फॉरेन कैपिटल मार्केट बहुत बड़ा है और वहां से आप लार्ज क्वांटिटी में फंड्स रेज कर सकते हैं। तो फंड्स कैन बी रेज्ड इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर। इंटरनेशनल मार्केट इज वेरी बिग, वेरी लार्ज, एंड दे कैन अब्सॉर्ब लार्जर इशू। अगर आपको 10-20 बिलियन डॉलर रेस करना है तो कहां जाएंगे फिर? यू कैन रेज फंड्स फ्रॉम फॉरेन मार्केट्स। ओके, तो ये कुछ एडवांटेज यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक दो एडवांटेज और लिखा हुआ है। जीडीआर इशू करके आपको हायर प्राइस मिलता है। जीडीआर इशू करने के बाद एक्सचेंज रिस्क आपका नहीं है क्योंकि आपको रीपेमेंट नहीं करना है। और जीडीआर डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। वो आपकी बुक में ABCDE लिखा हुआ है। अब डायरेक्टली नीचे लास्ट में आप देखना लिखा हुआ एडीआर। तो जीडीआर और एडीआर करने का जो इशू करने का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जब कोई कंपनी डिपॉजिटरी रिसीट अमेरिका में इशू करेगी तो उसका नाम हो जाएगा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। ओके, और उनको फॉलो करना पड़ेगा सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के रेगुलेशंस। जैसे इंडिया में सेबी है, उसी तरह अमेरिका में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन SEC, उनके रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। वो रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर आप उनको फॉलो कर पाओगे तो ही जाकर आप अमेरिका से फंड्स रेज कर सकते हैं। सो सच प्रोविजंस कवर मैटर्स लाइक मिनिमम रिक्वायरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू साइज, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट लाइक फॉलोइंग US GAAP, एंड दिस रूल्स आर वेरी स्ट्रिंजेंट। तो आपको एक मिनिमम अमाउंट रेज करना है। आपकी जो बैलेंस शीट, P&L अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट होगा वो US GAAP में होना चाहिए। लेकिन आजकल वो IFRS बेस्ड स्टेटमेंट भी एक्सेप्ट करने लग गई है। देन CPA द्वारा ऑडिट होना चाहिए। सो उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें सिर्फ इंडिया की जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वही उसमें फिट हो पाती है। जैसे इन्फोसिस हुआ या रिलायंस हुआ, टाटा कंपनीज हुआ और ICICI बैंक हुआ, इस टाइप की बड़ी कंपनीज जो है वही उनके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर पाती है। ठीक है, तो दैट इज ADR। तो यहाँ पर भी उन्होंने प्रोसेस वही लिखा है कि पहले आप कस्टोडियन को शेयर इशू करेंगे, कस्टोडियन डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करेगी और फिर डिपॉजिटरी डॉलर डिनोमिनेटेड डिपॉजिटरी रिसीट अमेरिकन इन्वेस्टर्स को इशू करेगी। ओके, और इस तरह से इंडियन कंपनीज अमेरिका से फंड्स रेज कर सकती है। जो आपको एग्जाम में जरूर लिखना चाहिए इस टाइप के प्रॉब्लम में, राइट और नोट ऑन ADR, ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद बेनिफिट्स लिखना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक तो है कि यू कैन रेज लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स। कुछ कुछ कंपनीज ने कई बिलियन डॉलर रेज किया है। दूसरा, यू आर एबल टू रेज फंड्स इन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड फॉर मेनी पर्पसेस। इफ यू आर अ बिगर कंपनी which wants to expand, funds are required for, लिख लीजिए, funds are required for, foreign exchange is required for
कैपिटल गुड्स, अगर आपको प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है, टेक्नोलॉजी खरीदनी है, रॉ मटेरियल खरीदना है, कंपोनेंट्स खरीदने हैं, उसके लिए फॉरेन करेंसी में बहुत फंड चाहिए आपको. देन इन्वेस्ट इन सब्सिडरी अब्रॉड, इन्वेस्ट इन सब्सिडरी एंड जॉइंट वेंचर्स अब्रॉड. तो ये फॉरेन करेंसी में जो फंडिंग आती है उससे आपकी जितने भी फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है. और तीसरा है नो चेंज इन शेयर होल्डिंग और वोटिंग पैटर्न. तो एडीआर जीडीआर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, लेकिन ये रेगुलेशन का मामला है, इसलिए जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो चेक कर लेना कि क्या एडीआर जीडीआर होल्डर्स को वोटिंग राइट मिल गए हैं या अभी भी नहीं है. और अगर डाउट हो तो इस पॉइंट को आप भले मत लिखना, लेकिन कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. पहला डिसएडवांटेज क्या है कि अमेरिका में फंड्स रेज करने का कॉस्ट ऑफ इशू बहुत ज्यादा है. इशू कॉस्ट या फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लीगल कंप्लायंसेस करने हैं. ओके, और जो भी आपके एडवाइजर्स होंगे, कंसल्टेंट होगा, ऑडिटर्स होगा, उनकी फीस भी बहुत ज्यादा रहती है यूएस में. तो इसलिए अब बहुत इंडियन कंपनीज चाहते हुए भी अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट इशू नहीं करती है, वो जीडीआर इशू करती है आउटसाइड अमेरिका, बिकॉज कॉस्ट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया. क्यों हम अननेसरी कॉस्ट इनकर करें? अगर मुझे फंड्स यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से रेस करना है, लेकिन यहाँ करीब 8-10% मेरा इशू एक्सपेंस लग जाता है, यहाँ पे 2-3% इशू एक्सपेंस लग रहा है, तो इधर से मैं रेस करूंगा. दूसरा, अमेरिका में फंड रेस करने का एक और डिसएडवांटेज है कि वहां के रूल्स रेगुलेशन बहुत स्ट्रिंजेंट है. स्ट्रिंजेंट यानी टफ, डिफिकल्ट. ओके, और अगर आपने वायलेट किया तो पनिशमेंट भी बहुत सीवियर है, पेनाल्टी भी बहुत हाई है. तो जैसे कि अमेरिका में एक सार्बन्स ऑक्सले एक्ट है, जिसको सॉक्स बोलते हैं, कि अगर सीईओ ने साइन करना है एनुअल रिपोर्ट पे कि जिस भी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है, और बाद में अगर कुछ फ्रॉड हुआ तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है. उसके अलावा बहुत सारे डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं आपके एनुअल रिटर्न्स वगैरह में. तो दैट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर कंपनीज टू रेज फंड्स इन अमेरिका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडीआर एंड जीडीआर. तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. तो पहला जो मेन डिफरेंस है कि जीडीआर आर कोटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज अदर देन यूएस. सेम डिपॉजिटरी रिसीट अगर आप अमेरिका के बाहर किसी दूसरी कंट्री में इशू करोगे तो उसका नाम हो जाएगा जीडीआर, और अमेरिका में इशू करेंगे तो एडीआर, कोटेड इन यूएसए. सेकेंड, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. जीडीआर में लेस स्ट्रिंजेंट है, एडीआर में मोर स्ट्रिंजेंट. जीडीआर ओनली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैन पार्टिसिपेट इन द ऑफर. तो एक ड्रॉबैक जीडीआर का क्या है कि सिर्फ बड़े इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे पेंशन फंड, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, दे कैन पार्टिसिपेट. बट इन एडीआर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ साथ रिटेल इन्वेस्टर कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट. रिटेल इन्वेस्टर मतलब इंडिविजुअल्स लाइक यू एंड मी इन अमेरिका. तो अमेरिका के जो लोकल वहां के रेसिडेंट्स हैं, सिटीजन्स हैं, इन्वेस्टर्स है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो जीडीआर का एक डिसएडवांटेज है कि लिमिटेड पार्टिसिपेशन होता है, बिकॉज ओनली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैन पार्टिसिपेट. सो द स्टॉक मे नॉट बी वैल्यूड एट फेयर वैल्यू. जिस चीज की ट्रेडिंग कम होती है उसकी फेयर वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो सकती. इज इट राइट? तो जीडीआर की ट्रेडिंग थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है, बिकॉज ओनली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन पार्टिसिपेट. एडीआर में रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोथ कैन पार्टिसिपेट, तो इसकी ट्रेडिंग ज्यादा होती है. तो ट्रेडिंग ज्यादा होने से इसका फेयर वैल्यू इज मोर अप्रोप्रिएटली डिटरमाइंड. फेयर वैल्यू इज मोर अप्रोप्रिएटली डिटरमाइंड, बेटर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक. लेकिन जीडीआर का एक एडवांटेज है, लो कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस एज कंपेयर टू एडीआर.
and ADR has high cost of compliance. GDR is traded in more than one currency. तो GDR यूरो में, पाउंड में, येन में ट्रेड होता है. ADR are traded in US डॉलर ओनली. अब आ जाते हैं एक नेक्स्ट पैराग्राफ में, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट IDR. अब यहां पर बिल्कुल खेल उल्टा है. कोई फॉरेन की कंपनी अगर इंडिया में शेयर इशू करना चाहती है तो डायरेक्टली नहीं कर सकती है. वो पहले एक इंडिया में डिपॉजिटरी के साथ एग्रीमेंट करेगी. जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने डिपॉजिटरी NSDL के साथ एग्रीमेंट किया. फिर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक NSDL की एक कस्टोडियन को शेयर इशू करेगी और NSDL इंडिया में इन्वेस्टर्स को डिपॉजिटरी रिसीट इशू करेगा. तो इसका इंडियन इन्वेस्टर के लिए फायदा क्या है कि अगर वो डायरेक्टली फॉरेन कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहे तो बहुत उसको दिक्कत होती है. अगर आप चाहेंगे कि मैं गूगल के शेयर खरीद लूं, फेसबुक का शेयर खरीद लूं, तो इंडिया में तो ट्रेडिंग होती नहीं है. तो उसके लिए क्या है, अगर मान लो गूगल, फेसबुक या एप्पल ने कभी इंडिया में IDR इशू किया तो आप आसानी से IDR में इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो इनडायरेक्टली यू विल बिकम अ शेयर होल्डर ऑफ सच बिग कॉर्पोरेट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड. सो इस उद्देश्य के साथ कि इंडियन इन्वेस्टर भी फॉरेन कंपनी के शेयर को अक्वायर कर सकें और रिस्क भी बहुत ही कम हो, IDR का कॉन्सेप्ट लाया गया है. बट IDR एज अ कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है, बिकॉज बहुत कम फॉरेन कंपनीज ऐसी हैं जो इंडिया से फंड्स रेज करती है. ओके, क्योंकि रूल्स बहुत ही टफ उन्होंने बना रखे हैं. तो जल्दी से जरा हम IDR का रिवीजन कर लें. ये आपने इंटर में भी पढ़ा होगा. एज पर द डेफिनेशन गिवन इन कंपनीज इश्यू ऑफ IDR रूल्स 2004, IDR is an instrument in the form of a depository receipt created by the Indian depository in India against the underlying equity shares of the issuing company. तो इसको इशू कौन करेगी? इंडियन डिपॉजिटरी लाइक NSDL. एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स? इट रिप्रेजेंट्स शेयर्स ऑफ द फॉरेन कंपनी विच इज रेजिंग फंड्स इन इंडिया. एक एग्जांपल जो मुझे याद है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का, जिन्होंने ये IDR इशू किया था. तो कोई फॉरेन कंपनी IDR इशू करना चाहती है तो इन इंडिया फॉरेन कंपनी वुड इशू शेयर्स टू एन Indian depository, for example NSDL, and which will issue depository receipts to investors in India. The actual shares underlying the IDRs would be held by an overseas custodian, which shall authorize the Indian depository to issue the IDR. तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एक फॉरेन कंपनी है, वो एक कस्टोडियन को शेयर इशू करेगी एंड देन कस्टोडियन विल ऑथराइज द डिपॉजिटरी रिसीट टू इशू डिपॉजिटरी रिसीट्स इन इंडिया, जो इंडिया में ट्रेड करेगा स्टॉक एक्सचेंज पे. तो अगर आपको खरीदना हो तो आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड का शेयर स्टॉक एक्सचेंज में खरीद सकते हैं इंडिया में. तो अगर मान लो क्वेश्चन 4-5 मार्क का आया तो आप ये भी लिख सकते हैं IDRs have the following features. If there is an overseas custodian, okay, it is a foreign bank having branches in India and requires approval from the finance ministry for acting as custodian, and Indian depository has to be registered with SEBI. एक तो जो कस्टोडियन है उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री की अप्रूवल लगेगी, जो डिपॉजिटरी है वो SEBI के साथ उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. नेक्स्ट इज अप्रूवल फॉर द इशू ऑफ IDR. IDR issue will require approval from SEBI. An application can be made for this purpose 90 days before the issue opening date. तो जैसे कि कोई भी पब्लिक इशू लाने के पहले SEBI की अप्रूवल लगती है, तो ये आपको पहले फॉर्मेलिटी पूरी करनी है. IDR इशू होने के बाद इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होगी और उसको आप कभी भी खरीद बेच सकते हैं एज एन इन्वेस्टर. अब इंडियन इन्वेस्टर का पैसा लग रहा है और एक फॉरेन कंपनी वो पैसा लेकर अपनी कंट्री जा रही है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि इंडियन इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट हो.
इसके लिए उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखे हैं, और ये टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप फुलफिल करेंगे तब जाकर आपको इंडिया में आईडीआर इशू करना अलाउड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी जो कैपिटल है वो कम से कम $100 मिलियन होनी चाहिए। पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व शुड बी एटलीस्ट $100 मिलियन। आपका पिछले 3 साल का जो एवरेज टर्नओवर है, पिछले 3 साल का एवरेज टर्नओवर कम से कम $500 मिलियन होना चाहिए, और कंपनी शुड बी मेकिंग प्रॉफिट इन द लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 साल का प्रॉफिट रिकॉर्ड होना चाहिए, एंड शुड हैव डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ एटलीस्ट 10% ईच ईयर ड्यूरिंग दिस पीरियड। पिछले 5 साल में सिर्फ आपको प्रॉफिट ही नहीं होना चाहिए, आपका डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने कम से कम 10% डिविडेंड दिया है। एंड डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 2:1। अब इतने सारे डिफिकल्ट टर्म्स एंड कंडीशन लगा रखे हैं तो बहुत सारी कंपनीज एलिजिबल ही नहीं हो पाएगी। और मैक्सिमम कितना फंड्स आप रेज कर सकते हैं? एक्सटेंट ऑफ इशू 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। तो जो भी आपका पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व होगा उसका 15% या उससे कम, उससे ज्यादा नहीं, उतना फंड्स आप रेज कर सकते हैं। एंड आईडीआर्स वुड नॉट बी रिडीमेबल इनटू अंडरलाइंग इक्विटी शेयर्स बिफोर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। और 1 साल तक उसको आप रिडीम भी नहीं कर सकते हैं बाय इशूइंग द इक्विटी शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने अगर सपोज आईडीआर इशू किया है तो 1 साल तक आप उसके बदले इक्विटी शेयर नहीं दे सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट द करेंसी? आईडीआर कौन सी करेंसी में इशू होगा? आईडीआर इशू कहाँ हो रहा है? इंडिया में। कौन सी करेंसी में इशू होना चाहिए? बोलो, इंडियन रुपीज में। तो इंडियन इन्वेस्टर, इंडियन रुपीज, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो आपका ट्रेडिंग बहुत इजी हो जाता है। जैसे आप कोई नॉर्मल दूसरा शेयर खरीदेंगे वैसे ही आईडीआर भी खरीद सकते हैं। तो ये तो था एलिजिबिलिटी कंडीशंस। अब अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ आईडीआर टू द इंडियन इन्वेस्टर, तो यू कैन नाउ डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो अगर एक फॉरेन कंपनी जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने इंडिया में आईडीआर लाया है, तो अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो एक बहुत ही बड़ी बैंक है उसके शेयर को आप यहाँ पर इंडिया में घर बैठे खरीद सकते हैं विथ लेस फॉर्मेलिटीज इंडियन रुपीस में, और जब चाहे बेच सकते हैं। इसी तरह फ्यूचर में अगर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया में आईडीआर लाती है, जैसे एप्पल, गूगल, वॉलमार्ट, फेसबुक, ओके, माइक्रोसॉफ्ट, वैसे लाएंगे नहीं, ऑलरेडी ये सब बहुत ही कैश रिच कंपनी, इनके पास ही खुद ही इतना कैश है कि समझ में नहीं आता कि क्या करें। बट फिर भी मान लो एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया से फंड्स रेज करने आई है, तो आप इनके आईडीआर में इन्वेस्ट करके आप भी इन बड़ी बड़ी कंपनी के शेयर के मालिक बन सकते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा, वो है आपकी बुक के इस चैप्टर के लास्ट पेज में, ठीक है, बेंचमार्क रेट। बीच के बहुत सारे पैराग्राफ उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। प्लीज आप एक बार गो थ्रू कर लेना। बेंचमार्क रेट का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड रेट जिसके बेसिस पे इंस्ट्रूमेंट की इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन होती है। जैसे इंडिया में बेंचमार्क रेट लोग क्या लेते हैं? रेपो रेट, जो आरबीआई अनाउंस करती है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में, राइट। तो बेंचमार्क रेट 2 टाइप्स, फिक्स रेट, फ्लोटिंग रेट। फिक्स रेट मतलब इंटरेस्ट रेट पूरे टेन्योर के दौरान फिक्स रहेगा। बेंचमार्क रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ऑल फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट डेट पेमेंट इंक्लूडिंग बॉन्ड्स is the yield on the government securities of the corresponding maturities. So normally अगर कोई फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना चाहता है, ठीक है, जैसे होम लोन पे भी बैंक कई बार आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है। कितना चार्ज करती है? सपोज ये 5 ईयर का होम लोन है, तो बैंक देखेगी कि 5 ईयर के गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे भी इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। मान लो 6%, आपको 6 नहीं चार्ज करेगी, आपको 6 से थोड़ा ज्यादा मान लो 8% चार्ज करेगी।
लेकिन आपका बेंचमार्क क्या था यहाँ पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। वाइल द बेंचमार्क इज द यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, द फिक्स रेट बोरोवर पेज अ प्रीमियम ऑन दिस। तो एक होम लोन बोरोवर क्या करेगा, 8% पे करेगा, 2% प्रीमियम। द प्रीमियम जो ये 2% मैंने ऐड किया, क्या सबके लिए इक्वल होगा? क्या मैं लेने जाऊंगा लोन और विराट कोहली लोन लेने जाएंगे तो दोनों के लिए लोन का रेट सेम होगा? नहीं, मैं मामूली इंसान 8%, विराट कोहली महान इंसान, उनको 6.2% पे भी मिल सकता है। ठीक है, तो एक वीके को 8%, दूसरे वीके को 6.2% पे भी मिल सकता है, क्योंकि दोनों का रिस्क अलग अलग है। नेक्स्ट इज फ्लोटिंग रेट। तो फ्लोटिंग रेट के ऊपर आपने कई बार देखा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कि लाइबोर प्लस सम परसेंटेज दिया रहता है। ठीक है, सो फॉर फ्लोटिंग रेट नोट्स द मोस्ट पॉपुलर बेंचमार्क इज लाइबोर or the rate which the banks in London are willing to offer funds to other bank in the market. So this actual rate is expressed as a spread over the benchmark. So LIBOR plus 2 हो सकता है, LIBOR plus 4 हो सकता है। एंड अगर 5 साल का लोन है तो वो डिसाइड करेंगे कि हर कितने महीने के बाद हमें LIBOR को रिविजिट करना है। सपोज हर 6 महीने बाद हमें चेंज करना है, तो हर 6 महीने के बाद LIBOR का जो रेट होगा उसमें जो भी आपने प्रीमियम ऐड करना है वो ऐड करेंगे, और अगले 6 महीने के लिए फिर वो रेट एप्लीकेबल हो जाता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में लाइबोर बहुत पॉपुलर है। वैसे धीरे धीरे अभी दुनिया के जो बैंक्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि लाइबोर से हटा जाए और एक कोई नया रेट लाया जाए। ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। तो हो सकता है कुछ सालों में आप देखेंगे कि एक नया इंटरनेशनल बेंचमार्क रेट आ गया है। सो दिस कंप्लीट दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। कुछ 2-3 पैराग्राफ है, वो सेल्फ स्टडी के लिए। कुछ डाउट रहे तो आप मेल कर सकते हैं। थैंक यू।